नमस्कार। मॉडर्न फिजिक्स के कोर्स में आज मैं न्यूक्लियस शुरू करने जा रहा हूं और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद आपको अब ये पता है कि हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब सबसे पहले आपके मन में एक सवाल उठेगा कि एटम का ही डायमीटर जो होता है वो एंगस्ट्रम्स यूनिट के ऑर्डर का होता है या पिकोमीटर के ऑर्डर का होता है। पिकोमीटर के ऑर्डर का होता है। जैसे आप याद कीजिए, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हम लोगों ने निकाला था 53 पिकोमीटर। तो अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन उसके फर्स्ट ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा होगा, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में होगा, तो उसका रेडियस 53 पिकोमीटर का होगा और वही एटम का रेडियस है। तो जब एटम इतना छोटा है और उसके अंदर में न्यूक्लियस है जिसका रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फेम्टोमीटर होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -15 मीटर, फेम्टोमीटर। तो सवाल उठता है कि इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स होते हैं। अगर हम लोग यूरेनियम का न्यूक्लियस ले लें तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। तो 92 प्रोटॉन्स आर देयर इनसाइड दैट टाइनी न्यूक्लियस और सारे के सारे प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। और आपको पता है कि दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब फेम्टोमीटर रेडियस के न्यूक्लियस के अंदर में 92 प्रोटॉन्स हैं और सिर्फ 92 प्रोटॉन्स ही नहीं हैं, उसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो एवरेज सेपरेशन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इट टेंड्स टू 0। क्लासिकली अगर देखा जाए, मैक्रोस्कोपिकली अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि टेंड्स टू 0 क्लासिकल लिमिट में। और कूलम्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि दो चार्जेस Q1 और Q2 अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेटेड हों तो दो चार्जेज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन का, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेज। तो न्यूक्लियस के अंदर तो दो प्रोटॉन्स के बीच का सेपरेशन लगभग 0 होता है, इट टेंड्स टू 0। सो द force of electrostatic repulsion between two protons inside nucleus that should tend to infinity। इनफाइनाइटली लार्ज फोर्स से, बहुत लार्ज फोर्स से दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर में। देन व्हाई डोंट दे फ्लाई अपार्ट? वो न्यूक्लियस के बाहर क्यों नहीं चले जाते जब इतना लार्ज फोर्स से हर प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है? ये कैसे संभव हो पाता है कि उतने सारे प्रोटॉन्स इनफाइनाइटली लार्ज अमाउंट का रिपल्सन दो प्रोटॉन्स के बीच लगते रहने के बावजूद न्यूक्लियस में बना कैसे रह पाता है? तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियर फोर्स का। यहां से कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियर फोर्स का।
कि न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स के बीच, न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो एक साथ न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियॉन्स, उनके बीच कूलम्बिक रिपल्सन तो लगेगा, दो प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरिजिन का फोर्स है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के अलावा भी एक और तरह का इंटरैक्शन होता है, एक और तरह का फोर्स ऑपरेट करते रहता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। और आपको पता है कि इस नेचर में जितने भी तरह के फोर्सेस हैं उनको हम लोग चार कैटेगरीज में बांटते हैं, और कोई भी फोर्स उन्हीं चारों में से किसी न किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करेगा। ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन, वीक इंटरैक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन को ही न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर एक और तरह का फोर्स लगते रहता है, दो प्रोटॉन्स के बीच, दो न्यूट्रॉन्स के बीच, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, या इसी का दूसरा नाम है स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। ये एक एक्सचेंज फोर्स है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स इज एन एक्सचेंज फोर्स। ये एक तरह का एक्सचेंज फोर्स है। व्हाट डू वी मीन बाय एक्सचेंज फोर्स? तो न्यूक्लियस के अंदर हर न्यूक्लियॉन मतलब हर प्रोटॉन, हर न्यूट्रॉन अपने चारों तरफ से सराउंडेड होता है कुछ शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल्स से, जो कि पायोन्स कहलाते हैं, या इसी का दूसरा नाम है पाई मेजॉन्स। पाई मेजॉन्स कहलाते हैं। और ये पायोन्स तीन तरह के होते हैं। चार्ज्ड पायोन्स, पाई प्लस मेजॉन, पाई माइनस मेजॉन और पाई जीरो मेजॉन। अनचार्ज न्यूट्रल मेजॉन, पाई जीरो मेजॉन। इस तरह के शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल्स से सराउंडेड होता है हर न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन के चारों तरफ भी ऐसे पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, न्यूट्रॉन के चारों तरफ भी ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। और ये जो चार्ज्ड पाइऑन्स हैं, पाई प्लस मेजॉन और पाई माइनस मेजॉन, इनका मास एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है उसका 273 टाइम्स होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर me लिखा जाए, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो उसका 273 टाइम्स इन चार्ज्ड पाइऑन्स का मास होता है। और इसका एनर्जी इक्विवेलेंट, मास का हर वैल्यू E = mc² रिलेशन के मुताबिक एक सर्टेन गिवन वैल्यू ऑफ एनर्जी के इक्विवेलेंट है। तो अगर इतने मास को इतना इंटू c² करके एनर्जी में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन 140 MeV एनर्जी के आसपास आएगा। तो इतना मास होता है
चार्ज्ड पाइऑन्स का। और न्यूट्रल पाइऑन का जो मास होता है, इसका जो मास होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के मास का 264 टाइम्स होता है, और इसका एनर्जी इक्विवेलेंट 135 MeV के बराबर होता है। पाई प्लस मेजॉन पर का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज होता है। पाई माइनस मेजॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज के बराबर निगेटिव चार्ज होता है। और पाई जीरो मेजॉन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पाई जीरो मेजॉन चार्जलेस होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस पर प्लस ई का चार्ज होगा, इस पर माइनस ई का चार्ज होगा, और इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल होगा, इसका चार्ज जीरो होगा। इन दोनों रादर तीनों ही, चाहे पाई प्लस मेजॉन हो, पाई माइनस मेजॉन हो, पाई जीरो मेजॉन हो, कोई भी मेजॉन हो, कोई भी पाइऑन हो, उसका स्पिन जीरो होता है। ये जीरो स्पिन पार्टिकल्स हैं, और जीरो और वन स्पिन वाले पार्टिकल्स बोसॉन्स कहलाते हैं। तो उस सेंस में ये बोसॉन्स हैं, तो इसका स्पिन जीरो होता है। और ये जो चार्ज्ड पाइऑन्स हैं, चार्ज्ड पाइऑन्स, इनका लाइफ टाइम, इनका एवरेज लाइफ टाइम मतलब उतने ही देर के अंदर अंदर ये क्रिएट भी होगा और डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद उतने देर के अंदर अंदर ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। तो इनका लाइफ टाइम होता है 2.6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड के आसपास। और जो न्यूट्रल पाइऑन है, जो न्यूट्रल पाइऑन है, उसका लाइफ टाइम होता है 0.8 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड के आसपास। अब जरा देखिए, इतने ही देर के अंदर अंदर क्रिएट होने के बाद ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा, इसीलिए इनको शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल्स कह रहे हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज रखने वाले पार्टिकल से सराउंडेड होता है हर न्यूक्लियॉन, हर प्रोटॉन, हर न्यूट्रॉन। उनके चारों तरफ इस तरह के पार्टिकल्स, पाई प्लस मेजॉन, पाई माइनस मेजॉन, पाई जीरो मेजॉन पाए जाते हैं। क्रिएट डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, और इनका एक्सचेंज होते रहता है न्यूक्लियॉन्स के बीच। जैसे किसी एक न्यूक्लियॉन से कोई एक पाइऑन निकला तो उसको दूसरा न्यूक्लियॉन कैप्चर कर ले सकता है, और उससे जो पाइऑन निकलेगा उसको ये कैप्चर कर ले सकता है। उनके बीच कंप्लीट एक्सचेंज हो सकता है इन पाइऑन्स का, इन पाई मेजॉन्स का। तो वही न्यूक्लियॉन्स के बीच इन पाइऑन्स का एक्सचेंज ही जिम्मेवार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर फोर्स के लगने के लिए। और वहां दो तरह की बातें होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक कॉमन पाइऑन है, और दो आसपास के न्यूक्लियॉन उस कॉमन पाइऑन को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। ये भी एब्जॉर्ब करना चाहता है, ये भी एब्जॉर्ब करना चाहता है। देन व्हाट विल हैपन? हालांकि क्लासिकल सिचुएशन से कंपेयर करना ठीक है, ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात हम लोग कर रहे हैं, और यहां सिर्फ और सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से बातें समझी जा सकती हैं। क्लासिकल एनालॉग्स की मदद से इन बातों को समझने की कोशिश आम तौर पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक अच्छा एनालॉग है क्लासिकल मैकेनिक्स में, जिसके मार्फत आप समझ सकते हैं कि उस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में भी ऐसी परिस्थिति में क्या होता होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई एक बॉल है, और उस बॉल को दो बच्चे
पकड़ करके दोनों एक दूसरे से छीनना चाहते हैं। बॉल कॉमन है, एक बच्चा उसको अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा बच्चा उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये बच्चा बॉल को अपनी तरफ खींचेगा तो बॉल इस बच्चे को भी अपनी तरफ खींचेगा, ये बच्चा बॉल को अपनी तरफ खींचेगा तो बॉल इस बच्चे को भी अपनी तरफ खींचेगा, और उसके वजह से ऐसा लगेगा कि इफेक्टिवली दोनों बच्चे एक दूसरे के करीब आने लगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो दोनों किसी तीसरे बॉडी के साथ इंटरैक्शन के थ्रू एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एज इफ कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ठीक ऐसी ही बात होती है कि अगर कोई एक कॉमन पाइऑन है और उसको आसपास के दो न्यूक्लियॉन एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं, ये भी चाह रहा है कैप्चर करना, ये भी चाह रहा है कैप्चर करना, तो उसके वजह से ऐसा लगता है जैसे दोनों न्यूक्लियॉन एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। तो एक कॉमन पाइऑन को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी, इक्वल टेंडेंसी, इक्वल प्रोबेबिलिटी अगर दो नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स को एक साथ हो तो वो दोनों न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। और एक दूसरा क्लासिकल एनालॉग आप ऐसे ले सकते हैं कि फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर में दो बच्चे बैठे हैं, दोनों के हाथ में एक एक बॉल है और दोनों रेस्ट में है। अब ये बच्चा एक बॉल इसकी तरफ फेंक देता है या स्लाइड करवा देता है। अब जरा देखिए, बॉल और वो बच्चा, बॉल प्लस चाइल्ड, दोनों पहले रेस्ट में थे, तो दोनों को मिलाकर के नेट लीनियर मोमेंटम था 0, और उस बच्चे ने जो बॉल को थ्रो किया वो बॉल और बच्चे के बीच का इंटरैक्शन है, उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा है। तो बॉल प्लस बच्चे के सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो बॉल जितना लीनियर मोमेंटम से इधर जाएगा, बच्चा उतना ही लीनियर मोमेंटम से पीछे रिक्वाइल करने लगेगा, और वही बात उस बच्चे के साथ होगी। तो एक बॉल ये उसकी तरफ फेंके और एक बॉल वो इसकी तरफ फेंके, और उसके द्वारा फेंके गए बॉल को ये कैप्चर कर ले और इसके द्वारा फेंके गए बॉल को वो कैप्चर कर ले। और जब ऐसा होगा, दोनों बच्चों के बीच किसी बॉल का अगर कंप्लीट एक्सचेंज हो जाए तो दोनों बच्चे एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर दो न्यूक्लियॉन पाइऑन्स का कंप्लीट एक्सचेंज कर ले, इस न्यूक्लियॉन से एक पाइऑन निकला, उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और इसने एक पाइऑन निकाला, उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, कंप्लीट एक्सचेंज हो गया उनके बीच पाइऑन का, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस तरह के पाइऑन्स के साथ इंटरैक्शन और न्यूक्लियॉन्स के बीच पाइऑन्स का एक्सचेंज, यही जिम्मेवार होता है न्यूक्लियर फोर्स को लगने के लिए। और आम तौर पर एक कंफ्यूजन, एक मिसकॉन्सेप्शन स्टूडेंट्स के दिमाग में बना रहता है, या बहुत सारी किताबें इस मिसकॉन्सेप्शन को जन्म दे देती हैं कि न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव कभी होता ही नहीं। बट नो, न्यूक्लियर फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव, कैन बी रिपल्सिव। न्यूक्लियर फोर्स दोनों हो सकता है, न्यूक्लियर फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव, कैन बी रिपल्सिव। इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं इस बात को। हम लोग क्लास 11 में जब फोर्स वगैरह की बात पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉज की बातें करते हैं, तो कहते हैं कि इस प्रकृति के अंदर में, इस नेचर के अंदर में जितने भी तरह के फोर्सेस हैं उनको 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। 5वें तरह का कोई फोर्स नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। और हम लोग ये कहते हैं कि इन चारों फोर्सेस में स्ट्रेंथ वाइज
न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो अगर स्ट्रेंथ वाइज न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तो दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से, और न्यूक्लियर फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करेगा, और न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर इन स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सो दे शुड कम क्लोजर, दे शुड अप्रोच वन अनदर। और दो प्रोटॉन के बीच तो कम से कम रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है, दो न्यूट्रॉन के बीच तो सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा ही नहीं, बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। तब तो ऐसे हालत में न्यूक्लियर फोर्स के इन्फ्लुएंस में सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को अप्रोच करके मेश टुगेदर कर जाएंगे, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, जो कि नहीं होता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। होता क्या है कि जब न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियॉन हाफ फेम्टोमीटर 0.5 फेम्टोमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस पर होते हैं, तो उनके बीच किसी पायोन के कॉमन एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, एंड दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग वन अनदर। और जैसे ही उनके बीच का फासला हाफ फेम्टोमीटर से कम होता है, तो कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ पायोन्स बिटवीन दोज टू न्यूक्लियॉन्स की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, और वो फटाफट एक पायोन्स का एक्सचेंज करना शुरू करते हैं और एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक सर्टेन डिस्टेंस क्लोजर जाते जाते रुकते हैं और फिर वापस जाते हैं, और फिर जब हाफ फेम्टोमीटर से ज़्यादा पर जाएंगे तो फिर अट्रैक्ट करने लगेंगे, और फिर हाफ फेम्टोमीटर से कम पर आएंगे तो फिर रिपेल करने लगेंगे। तो इस तरह से they sometimes attract, they sometimes repel depending upon internucleon separation inside nucleus। और न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स ऑसिलेट करते रहते हैं, इसीलिए एक्चुअली हम लोग बहुत सिंपलिस्टिक मॉडल बना करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आप न्यूक्लियॉन्स की बातें करते हैं, इतने छोटे पार्टिकल की बातें करते हैं, तो एज पार्टिकल वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसके वेव नेचर के टर्म्स में सारी बातें समझते हैं, और श्रोडिंजर्स इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स लगा करके ये सारी बातें हम लोग निकालते हैं, जिसका कि जो कंक्लूजन है क्वांटम मैकेनिकल एनालिसिस का, उसको हम लोग बहुत सिंपलिस्टिक बना करके 11-12 के स्टैंडर्ड में बोल देते हैं। बट न्यूक्लियस के अंदर these particles do not present themselves, do not express themselves as particle, their wave character is dominating, and we apply quantum mechanics to understand the entire dynamics। लेकिन मोटा मोटी आप इस मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स किस तरीके से दो न्यूक्लियॉन्स के बीच न्यूक्लियस के अंदर लगता है, और इस न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको मैं हाईलाइट कर देना चाहूंगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में, नीट के इम्तिहान में न्यूक्लियर फोर्सेस के इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ ले सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि न्यूक्लियर फोर्स एक एक्सचेंज फोर्स है। दूसरा है कि among all the four forces, strength wise nuclear force is the strongest force. Nuclear force is the strongest force. Strength wise nuclear force
is the strongest of all the four forces. Of all the four forces. लेकिन स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट रेंज फोर्स है। यह न्यूक्लियस के अंदर ही महसूस किया जा सकता है। जैसे ही आप फेम्टोमीटर के रेंज के बाहर जाएंगे, न्यूक्लियस के डायमेंशन से ज्यादा, न्यूक्लियस के डायमीटर से ज्यादा सेपरेशन से अगर दो न्यूक्लियॉन सेपरेटेड हो जाएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स ऑलमोस्ट वैनिश कर जाता है। तो ये स्ट्रेंथ वाइज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये लगेगा, ये महसूस किया जा सकेगा तभी जब इनके बीच का सेपरेशन न्यूक्लियर डायमीटर के ऑर्डर का हो या उससे कम हो। सो इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स। और दो न्यूक्लियॉन के बीच लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स न तो न्यूक्लियॉन्स के मास पर डिपेंड करता है न चार्ज पर। मास के वजह से जो इंटरैक्शन होता है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। चार्ज के वजह से जो इंटरैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अगर चार्ज के कारण ये फोर्स लगता या चार्ज से कुछ लेना देना होता तो दो न्यूट्रॉन्स के बीच न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स जिस तरह से दो प्रोटॉन्स के बीच लगते हैं वैसे ही दो न्यूट्रॉन्स के बीच लगते हैं, वैसे ही एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है उसको न मास से कुछ लेना देना है न चार्ज से कुछ लेना देना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड मास, बट इट डिपेंड्स अपॉन स्पिन। अगर दो न्यूक्लियॉन्स जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पर न्यूक्लियर फोर्स लगा रहे हैं, उनके स्पिन्स पैरेलल होते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स इज कॉम्पैरेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर, और अगर एंटी पैरेलल होते हैं तो रिलेटिवली वीकर। सो न्यूक्लियर फोर्स इज independent of charge and mass, but it is spin dependent। ये spin dependent होता है। it is spin dependent। तीसरी प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स की कि इट मे बी अट्रैक्टिव। जैसा कि अभी मैंने कहा, इट मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी रिपल्सिव। ये नॉन सेंट्रल कैरेक्टर का फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्सेज आर फोर्सेज ऑफ नॉन सेंट्रल कैरेक्टर। न्यूक्लियर फोर्सेस आर फोर्सेस ऑफ नॉन सेंट्रल कैरेक्टर। ये नॉन सेंट्रल कैरेक्टर के फोर्सेस हैं। नॉन सेंट्रल कैरेक्टर का मतलब होता है कि जैसे सन जो अर्थ पर फोर्स लगाता है, ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल फोर्स, सन के अराउंड जब अर्थ रिवॉल्व करता है तो सन के द्वारा अर्थ पर लगाया जाने वाला जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो ऑलवेज डायरेक्टेड होता है टुवर्ड सन। तो अगर कोई फोर्स ऑलवेज किसी एक पॉइंट की ओर डायरेक्टेड हो तो ऐसा फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाता है। या दो बॉडीज के बीच लगने वाला फोर्स दोनों को मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग डायरेक्टेड हो तो यह सेंट्रल फोर्स कहलाता है। ये न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल कैरेक्टर का फोर्स नहीं है, ये नॉन सेंट्रल कैरेक्टर का फोर्स है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि न्यूक्लियर फोर्सेज सैचुरेशन कैरेक्टर के, सैचुरेशन नेचर के फोर्सेज हैं। न्यूक्लियर फोर्सेज आर फोर्सेज ऑफ
saturation character. Nuclear forces are forces of saturation character. Saturation character का मतलब यह होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था यूरेनियम के एटम के न्यूक्लियस का, उसमें 238 न्यूक्लियॉन्स हैं जिसमें 92 प्रोटॉन्स हैं। तो 238 में से यूरेनियम 238 की बात अगर मैं करूं, यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 238 की बात अगर मैं करूं तो आउट ऑफ दोज 238 न्यूक्लियॉन्स, हर न्यूक्लियॉन बाकी बचे हुए 237 न्यूक्लियॉन से इंटरैक्ट करेगा ऐसा नहीं है। वो अपने आसपास के ही कुछ न्यूक्लियॉन से इंटरैक्ट करता है। वो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं सबसे इंटरैक्ट करे ऐसा नहीं है। इसी को कहते हैं वो सर्टेन नंबर, अपने चारों ओर के सर्टेन लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से इंटरैक्ट करते करते ही वो सैचुरेट कर जाता है। वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट सारे न्यूक्लियॉन्स से इंटरैक्ट करे ऐसा नहीं है। इसी को कहते हैं कि ये सैचुरेशन कैरेक्टर का फोर्स है। सो न्यूक्लियर फोर्स इज ए फोर्स ऑफ सैचुरेशन कैरेक्टर। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग न्यूक्लियर फोर्सेस। और न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के अलावा न्यूक्लियर फोर्स के भी लगते रहने की वजह से ही ये पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल रह पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस। इन जनरल किसी भी न्यूक्लियस को क्या प्रॉपर्टी होती है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यूक्लियस? इन जनरल किसी भी न्यूक्लियस को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यूक्लियस की बात हम लोग करना चाहेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यूक्लियस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मास। आपको पता है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मास होता है। तो जाहिर सी बात है हर न्यूक्लियस को कुछ फाइनाइट मास होगा। लेकिन अब जैसे प्रोटॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, -27 kg। तो अब इसको केजी में एक्सप्रेस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए एटॉमिक मासेस, न्यूक्लियर मासेस यूजुअली एटॉमिक मास यूनिट्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं और मास नंबर न्यूक्लियस का होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। और जैसा कि आप जानते हैं एटॉमिक नंबर जिसको Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर मासेस जो हैं, न्यूक्लियर मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन
इसको केजी में, किलोग्राम में एक्सप्रेस करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बहुत छोटे मासेज हैं, तो ये एक्सप्रेस किए जाते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.6607 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसका एनर्जी इक्विवेलेंट, इतना मास अगर mc² के मुताबिक एनर्जी में कन्वर्ट करे तो कितनी एनर्जी बनेगी, तो इसका एनर्जी इक्विवेलेंट होता है 931 MeV। 931 एक्चुअल वैल्यू होता है 931.48, लेकिन हम लोग सवाल बनाने में 931 का ही इस्तेमाल किया करेंगे, तो इसका एनर्जी इक्विवेलेंट होता है 931 MeV। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 931 MeV of energy. 1 atomic mass unit of mass is equivalent to 931 MeV of energy. और एक चीज मैं आगे भी बताऊंगा कि एक्चुअली न्यूक्लियस जो बनता है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को मिला करके बनता है। जैसे मान लीजिए हीलियम का न्यूक्लियस, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर के हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं, लेकिन 2 प्रोटॉन के मासेज का सम और 2 न्यूट्रॉन के मासेज का सम, मतलब जो चारों न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, उन सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स के मासेज का सम जितना होता है, हीलियम के न्यूक्लियस का मास उससे स्लाइटली कम होता है। मतलब न्यूक्लियस का मास कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स के मासेज के सम से स्लाइटली कम होता है। इसको कहा जाता है मास डिफेक्ट। क्यों कम होता है उसका लॉजिक है, उतने मास का वो लॉस करके वो मास एनर्जी में तब्दील होकर के रिलीज हो जाती है, क्योंकि जब वो अलग अलग चारों पार्टिकल थे तब उनकी रेस्ट मास एनर्जी जितनी थी, जब हीलियम का न्यूक्लियस वो बनाएंगे मिल करके तो रेस्ट मास एनर्जी कम होनी चाहिए। अगर रेस्ट मास एनर्जी घटेगी नहीं तो फिर वो न्यूक्लियस बनाएगा क्यों, इसलिए वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है न्यूक्लियस को बनाने के लिए, और मास का थोड़ा सा लॉस होता है, जिसको मास डिफेक्ट के रूप में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब न्यूक्लियर मास की बात कर रहे हो तो अभी ही दिमाग में यह बात बैठा लेना है कि न्यूक्लियॉन्स के मासेज के सम से स्लाइटली कम होगा न्यूक्लियस का मास। दूसरी प्रॉपर्टी होगी न्यूक्लियर चार्ज। चूंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है और प्रोटॉन्स चार्ज्ड होते हैं, सारे के सारे प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए एवरी न्यूक्लियस हैज अ नेट पॉजिटिव चार्ज। एवरी न्यूक्लियस हैज अ नेट पॉजिटिव चार्ज। हर न्यूक्लियस को कितना चार्ज होगा, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर में, Z प्रोटॉन्स होंगे, और एक प्रोटॉन पर प्लस E का चार्ज है तो न्यूक्लियस को प्लस ZE का चार्ज होगा। एवरी न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्लस ZE। तीसरा है न्यूक्लियर रेडियस। देखिए हर न्यूक्लियस का रेडियस बराबर नहीं होता है। अगर ज्यादा मास नंबर है, न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं, ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो जाहिर सी बात है वैसे न्यूक्लियस का साइज थोड़ा बड़ा होगा। अब हीलियम का न्यूक्लियस है, उसमें मात्र 4 पार्टिकल हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। लेकिन यूरेनियम का न्यूक्लियस है, उसमें 238 पार्टिकल हैं, 235 पार्टिकल हैं, 236 पार्टिकल हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, मच मोर
देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो जितना ज्यादा मास नंबर होगा, मास नंबर जितना ज्यादा होगा मतलब न्यूक्लियस का साइज जितना ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस उतना ही बड़ा होगा। और न्यूक्लियस का रेडियस डिपेंड करता है मास नंबर पर। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के रेडियस का उसका मास नंबर से रिलेशन कैसा होता है? तो ऐसा न्यूक्लियस जिसका मास नंबर a है उसका रेडियस होगा r0 टाइम्स a का पावर 1/3, वेयर r0 इज ए कांस्टेंट और इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.1 फर्मी। फर्मी मीन्स 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये तो कांस्टेंट है। तो अलग अलग न्यूक्लियस जिसका मास नंबर अलग अलग होगा उसका रेडियस अलग अलग मिलेगा। जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसका रेडियस थोड़ा ज्यादा होगा, जिसका मास नंबर कम होगा उसका रेडियस थोड़ा कम होगा। और एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी न्यूक्लियस की होती है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, और खास करके इसके बारे में मैं बताना चाहता था, डिस्कस करना चाहता था, इसीलिए न्यूक्लियर मास और न्यूक्लियर रेडियस की बात भी मैंने किया। क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी को लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट्स में पूछ दिए जाते हैं। हम लोगों ने अभी अभी कहा कि अलग अलग न्यूक्लियाई जो होंगे उनका रेडियस अलग अलग होगा। रेडियस अलग अलग होगा मास नंबर अलग अलग होने की वजह से। जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, जिसका मास नंबर कम होगा उसका रेडियस कम होगा। तो रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन मास नंबर। और जाहिर सी बात है अलग अलग न्यूक्लियस का मास नंबर अलग अलग होगा, अलग अलग न्यूक्लियस के रेडियाई अलग अलग होंगे, अलग अलग न्यूक्लियस का साइज अलग अलग होगा। और जब रेडियस अलग अलग होगा तो अलग अलग न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी अलग अलग होगा। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अलग अलग न्यूक्लियस का चूंकि रेडियस अलग अलग होता है और अगर न्यूक्लियस के शेप को लगभग स्फेरिकल मान लें तो 4/3 पाई आर क्यू, और आर अलग अलग न्यूक्लियस का अलग अलग, तो अलग अलग न्यूक्लियस का वॉल्यूम अलग अलग। तो अलग अलग न्यूक्लियस का रेडियस अलग अलग, अलग अलग न्यूक्लियस का वॉल्यूम अलग अलग, अलग अलग न्यूक्लियस का मास अलग अलग। जब ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे तो जाहिर सी बात है मास भी ज्यादा होगा। लेकिन जितने भी नॉन न्यूक्लियाई हैं न्यूक्लियर डेंसिटी सबका सेम होता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के पैक होने का पैटर्न कि न्यूक्लियस के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास पैक होगा वो सारे न्यूक्लियस के लिए सेम होता है। न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। अलग अलग न्यूक्लियस का मास अलग अलग, अलग अलग न्यूक्लियस का वॉल्यूम अलग अलग, लेकिन अलग अलग न्यूक्लियस का डेंसिटी अलग अलग नहीं होता है। डेंसिटी सारे के सारे न्यूक्लियस का सेम होता है, चाहे जितने भी मास नंबर का न्यूक्लियस क्यों नहीं हो। सो न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। क्यों? इसको भी हम लोग एक छोटे से लॉजिक से समझ सकते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने कहा कि जब बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स एक साथ मिलकर के न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं तो मास में थोड़ी कमी आती है, थोड़ा मास का लॉस होता है और वही मास एनर्जी बन करके रिलीज होती है। सो दैट कि जब वो अलग अलग थे तब उस पूरे सिस्टम का रेस्ट मास एनर्जी जितना था जब वो मिल करके न्यूक्लियस फॉर्म करें तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी थोड़ी कम हो। और न्यूट्रॉन्स का मास प्रोटॉन से स्लाइटली ज्यादा होता है, तो जितना ज्यादा होता है लगभग उसी ऑर्डर का मास लॉस होता है।
तो न्यूक्लियस के अंदर जब बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिला करके न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे तो न्यूट्रॉन्स का मास भी अगर प्रोटॉन के मास के ही बराबर ले ले, हालांकि वो स्लाइटली ज्यादा होता है प्रोटॉन से, मतलब न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स, सारे के सारे पार्टिकल्स के मासेस को इक्वल अगर हम लोग ले लें, हर न्यूक्लियॉन के मास को प्रोटॉन के मास के बराबर ले लें, जो ले सकते हैं, क्योंकि लगभग न्यूट्रॉन का मास जितना ज्यादा होता है उसी ऑर्डर का लगभग मास लॉस भी होता है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। अब मान लीजिए ए न्यूक्लियॉन्स हैं, जितना मास नंबर है उतने न्यूक्लियॉन्स हैं, और हर न्यूक्लियॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर लेना है, तो ए टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, इतना हो गया न्यूक्लियस का मास। अब बाई वॉल्यूम कितना, 4/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर, पाई आर क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो R0 क्यूब, और ए के पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो ए, और ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन बाई 4 पाई R0 क्यूब, और दिस R0 इज कांस्टेंट और मास ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट, सारी चीजें कांस्टेंट, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी आ गया ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ ए आ गया, मतलब कितना भी मास नंबर का न्यूक्लियस हो, अलग अलग न्यूक्लियस का मास अलग अलग होगा, रेडियस अलग अलग होगा, वॉल्यूम अलग अलग होगा, लेकिन न्यूक्लियर डेंसिटी सारे न्यूक्लियाई का सेम होता है। हालांकि न्यूक्लियस को और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड में उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने की कोई वजह नहीं बनती है। इतने ही से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज हम लोग न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन के रूप में इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे मास डिफेक्ट की, फिर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किन बातों पर डिपेंड करती है इसकी चर्चा करेंगे, फिर रेडियो एक्टिविटी की चर्चा करेंगे, और मुख्य रूप से इस सवाल में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रेडियो एक्टिविटी के जो फॉर्मूले हम लोग निकालेंगे अगले लेक्चर्स में, उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके अगले क्लास में फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।